मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और आज हम इसके छठे अध्याय, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, के भाग 3 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 3। पिछले भाग में हमने देखा था कि भूमंडलीकरण के आर्थिक आयाम कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। और आज हम इसके आगे के पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें कि विश्व में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं और सभी क्षेत्रों में यह परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप विश्व एक गांव में परिवर्तित होता जा रहा है। विश्व के देशों में, विश्व के लोगों में और विश्व की कंपनियों में जो है अंतःक्रिया, एकीकरण और आदान प्रदान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके विभिन्न पक्ष हैं, जिसकी चर्चा जो है विभिन्न विषय विशेषज्ञ आपस में करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वह श्रमिकों पर किस प्रकार से पड़ा है, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। और इसके साथ ही जो है हम देखेंगे कि विकासशील देशों जैसे कि भारत में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वैश्वीकरण, जिसे हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, के परिणाम स्वरूप तीसरी दुनिया के देशों में अधिकाधिक निर्माण और उत्पादन हो रहा है। और जब हम तीसरी दुनिया के देशों की बात करते हैं तो इसमें कौन से देश आते हैं, तो हम कहेंगे वे देश जो गुट निरपेक्ष देश हैं, जो कि विकास की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात विकासशील देश हैं। और इनकी विचारधारा जो है विश्व के 2 खेमों से नहीं मिलती, जिसमें पहला खेमा है पूंजीवादी देशों का और दूसरा खेमा है समाजवादी देशों का। तो यह देश यानी विकासशील देश जो है गुट निरपेक्ष खेमे में अपने आप को रखते हुए यह इन दोनों खेमों यानी पूंजीवादी देशों की विचारधारा से भी अपने आप को साझा नहीं करते, और साथ ही साथ वह समाजवादी देशों की जो मूल्य हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनसे भी सहमत नहीं होते। वे तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, जिसमें कि भारत भी आता है, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, और ऐसे ही कुछ अन्य देश आते हैं जो कि गुट निरपेक्ष देश हैं। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप तीसरी दुनिया के देशों में जो है धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, निर्माण बढ़ रहा है। और इसका कारण यह है कि इन देशों में उत्पादन इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पर श्रम जो है सस्ता है, यहाँ पर श्रमिक जो है सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ पर कच्चा माल भी अच्छे से प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पर यानी विकासशील देशों में, गुट निरपेक्ष देशों में या तीसरी दुनिया के देशों में जो है उत्पादन और निर्माण धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और किसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है, तो हम कहेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इसका आशय उन देशों से था, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुट निरपेक्ष देश या तीसरी दुनिया के देश, इन देशों से था जो न तो कम्युनिस्ट रूस के साथ थे और न पूंजीवादी खेमे के नाटो देशों के साथ में थे। तो हम कहेंगे कम्युनिस्ट के साथ में भी यह गुट निरपेक्ष देश नहीं है या नाटो देशों के साथ में भी नहीं है। इस अर्थ में वह किसका निर्माण करते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का निर्माण करते हैं, यानी कि तीसरी दुनिया के देश ये कहलाते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें आता है हमारा देश भारत, इसमें आता है मिस्र, इसमें आता है युगोस्लाविया, इसमें आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम विकासशील देश इसमें आ जाते हैं। जिससे इन देशों में यानी विकासशील देशों में क्या बढ़ जाता है, चूंकि हम कह रहे हैं कि विकासशील देशों में या तीसरी दुनिया के देशों में उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, अब निर्माण भी ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर कंपनियाँ आकर के उत्पादन करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आसानी से श्रमिक मिल जाते हैं, सस्ते में श्रमिक मिल जाते हैं, यहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है। तो अब क्या होगा, अब इस तीसरी दुनिया के देशों में जो है रोजगार जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि वहाँ पर बेरोजगारी कम होती जाएगी। तो तीसरी दुनिया के देशों में रोजगार का क्षेत्र जो है धीरे धीरे फैलता
जा रहा है। और इसके उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं नाइके कंपनी की। इन देशों में भी उत्पादन का स्थान परिवर्तित होता रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि किसी कंपनी ने भारत में अपना उद्योग स्थापित कर लिया है या भारत में अपना कारखाना स्थापित कर लिया है तो वह किसी अन्य देश में जाकर के कारखाना स्थापित नहीं करेगी। जैसे ही उस कंपनी को यह लगेगा कि भारत से भी सस्ता निर्माण किसी अन्य देश में हो रहा है तो वह भारत से हटाकर अपना कारखाना उस दूसरे विकासशील देश में स्थापित कर देती है। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि वहां पर जो है, यानी कि भारत में जो है, जो भी लोग उस कारखाने में लगे हुए थे वे एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वह कंपनी किसी दूसरे देश में सस्ते माल के लिए जो है जाकर के अपना कारखाना स्थापित कर देती है। इससे क्या होगा, इससे श्रमिकों में बेरोजगारी हो जाएगी, इससे श्रमिकों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इन देशों में भी उत्पादन का स्थान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जहां कहीं भी कंपनियों को अच्छा बुनियादी ढांचा मिलेगा, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लगेगा कि भारत में, जापान में, बांग्लादेश में या इंडोनेशिया या अफगानिस्तान में जहां कहीं भी उन्हें अच्छा बुनियादी ढांचा मिल रहा है, उनकी कंपनी या कारखाने के लिए उनको सस्ता श्रम मिल रहा है, यानी सस्ते में श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं, मजदूर उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें सस्ते में संसाधन मिल रहे हैं, तो ये कंपनियां क्या करेंगी, इन विकासशील देशों में जो है अपना उत्पादन धीरे धीरे बदलती हुई जाती हैं। तो ये कंपनियां अपना उद्योग उन देशों में स्थापित कर देती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जूतों का निर्माण करने वाली नाइके कंपनी की। तो इस प्रकार यह नाइके कंपनी जो है पहले अमेरिका में अपना कारखाना खोलती है, फिर उसे जापान में ऐसा लगता है कि जापान में श्रम सस्ता है तो वह जापान में अपना कारखाना खोलती है, और फिर वह भारत में अपना कारखाना खोलती है। तो सीधा सीधा लाभ किसको मिल रहा है, सीधा सीधा लाभ हमेशा कंपनी का मालिक ही देखता है कि वह उसे लाभ मिले, वह श्रमिकों के हित के लिए ऐसा नहीं करता। तो कंपनी का मालिक अपने मुनाफे के लिए किसी भी देश में अपने कारखाने को जाकर के लगा देता है, और इस वजह से पुराने देश जहां पर पहले उसका कारखाना था वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है। बार बार कंपनियों के स्थान परिवर्तन से क्या होगा, तो हमने कहा यदि कंपनियां बार बार अपना स्थान परिवर्तित कर देंगी तो मजदूरों में असुरक्षा आ जाएगी। असुरक्षा कैसे आएगी, असुरक्षा ऐसे आएगी कि अब उन्हें लगेगा कि कभी भी यह कंपनी इस देश से जा सकती है, और उस स्थिति में हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारी मजदूरी का क्या होगा, हमारे जीवन यापन का क्या होगा। तो यह क्या है, यह असुरक्षा का भाव है जो किस में पैदा हो जाएगा, मजदूरों में हो जाता है। जबकि कारखानों के मालिक क्या सोचते हैं, कारखानों के मालिक स्वयं का लाभ ही देखते हैं, और अकुशल मजदूर इस स्थान परिवर्तन का क्या उठाते हैं, सीधा सीधा नुकसान उठाते हैं, और लाभ मिलता है सीधा सीधा कारखानों के मालिकों को, या कारखानों के या कंपनियों के मालिकों को इनका लाभ मिलता है। भूमंडलीकरण से रोजगार में भी परिवर्तन आया है, यानी कि अब पहले की तरह रोजगार नहीं रहे, अब रोजगार में परिवर्तन आ गया है। इससे पहले यानी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के आने से पहले जो भारत में युवा वर्ग था और युवाओं में भी जो मध्यम वर्ग था वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता था, तो वह सामान्यतः स्नातक करने पर अपना ध्यान देता था। स्नातक में वह बीए करता था, वह बीकॉम करता था और बीएससी करता था, और उसके बाद में वह नौकरी की तलाश करता था और नौकरी पाने के प्रयत्न करता था। लेकिन जैसे ही भूमंडलीकरण आ जाता है तो अब भारत में इस प्रकार के स्नातक कोर्स का जो प्रचलन है वह कम हो रहा है। अब रोजगार पाने के लिए भारत के युवा और उसमें भी जो मध्यम वर्ग है वह विभिन्न भाषाएं सीख रहे हैं, वह कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और इस वजह से कि वह छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में बीपीओ में कार्य कर सकें, वह एक कंपनी के सेल्समैन की तरह काम कर सकें, वह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो है सेल्समैन का कार्य कर सके या रेस्टोरेंट में कार्य कर सके। तो इसके लिए वह क्या सीख रहे हैं, वह स्नातक के स्थान पर नई भाषाएं सीख रहे हैं और वह कंप्यूटर की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो भूमंडलीकरण से भारत में रोजगार में भी परिवर्तन आया है। अब युवाओं की जो नौकरियां हैं या नौकरियों के लिए या रोजगार के लिए उनकी रुचि में भी परिवर्तन आया है। चूंकि अब सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं तो वे
जो है स्नातक भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ऐसे कोर्स कर रहे हैं जिनसे कि उन्हें छोटी नौकरियां मिल सके। लेकिन इन नौकरियों से उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह नौकरियां भी क्या हैं, यह नौकरियां भी उन्हें बहुत ही कम समय के लिए मिलती हैं और इनसे भी उन्हें किसी भी आधार पर कभी भी निकाला जा सकता है। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण और रोजगार में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। भूमंडलीकरण का रोजगार पर बहुत असमान प्रभाव पड़ा है। नगरों के मध्यम वर्ग की यदि हम बात करें, यानी शहरों में जो हमारा मध्यम वर्ग रह रहा है और उसमें जो युवा हैं, उनके लिए अब आईटी क्रांति के कारण नई चुनौतियां उभर कर आ गई हैं। अब आईटी क्रांति आ चुकी है, यानी कि सूचना तकनीक क्रांति आ चुकी है और उस वजह से यह मध्यम वर्ग का जो युवा है जो शहरों में रहता है, उनके सामने नई चुनौतियां आ गई हैं। स्नातक करने के स्थान पर जो है अब ये युवा क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो है कोर्स कर रहे हैं, वह कंप्यूटर की नई भाषाएं सीख रहे हैं ताकि ये कॉल सेंटर या बीपीओ में रोजगार प्राप्त कर सकें। और इस वजह से यह क्या करते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करते हैं सूचना क्रांति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। जैसे कि हम ये उदाहरण देख रहे हैं कि भारत में कॉल सेंटर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसमें भारत के युवा जो मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं वह अपनी रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जो है सेल्समैन के रूप में भारतीय युवा जो मध्यम वर्ग के हैं वह कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें भी उनकी रोजगार पर हमेशा एक तलवार लटकी होती है कि वह कभी भी उनसे छिन सकता है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता या कौशल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह छोटे से कोर्स के आधार पर उन्हें मिल जाती है। इस कारण उनके स्थान पर कभी किसी दूसरे व्यक्ति को रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में भी या रेस्तराओं में भी जो है भारतीय युवा जो मध्यम वर्ग के हैं अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो रोजगार प्रवृत्तियां हैं भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन पहले इस प्रकार के रोजगार नहीं थे। पहले मुख्य रूप से स्नातक की जाती थी और उसके बाद में सरकारी नौकरी पाने के लिए जो है भारतीय युवा जो है प्रयत्न करते थे। लेकिन अब इसके स्थान पर इस प्रकार की जो रोजगार हैं वह भारत में बढ़ रहे हैं। परंतु ये रोजगार प्रवृत्तियां निराशाजनक ही हैं, यानी कि इस प्रकार की रोजगार प्रवृत्ति जो भारत में बढ़ रही है यह हमारे लिए अच्छी नहीं है, यह निराशाजनक स्थिति उत्पन्न कर रही है। और ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर जो है नौकरी में कभी भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है, उसे ऐसी शर्तों का पालन भी किया जाता है जिसके के लिए उसमें कई सारे शोषण के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार उसे ज़रूरत से ज़्यादा घंटे वहाँ पर कार्य करना पड़ता है और उसे कम वेतन भी मिलता है। तो यह सारी असुरक्षाएं जो हैं इस प्रकार के नए रोजगारों में देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि रोजगार की कमी है तो इस कारण यह रोजगार भी वह करने को तैयार हो जाते हैं। भूमंडलीकरण से होने वाले राजनीतिक परिवर्तन, यानी अब हमने देख लिया है कि भूमंडलीकरण के आर्थिक पक्ष तो थे ही, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के युवाओं पर, भारत के मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, तीसरी दुनिया के देशों में क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए। तो हम कहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है, यानी कि अब विश्व में किसी भी प्रकार के कमजोर देश यदि होंगे तो क्या होगा, या फिर शक्तिशाली देश भी हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं, तो ये देश जो है आपस में क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं या फिर यह अपनी समान विशेषताओं के आधार पर भी कुछ संगठन बना लेते हैं और इस आधार पर इन देशों में जो है आदान प्रदान बढ़ जाता है, क्योंकि यह सहयोगात्मक संगठन होते हैं, यानी कि आपस में एक जैसी विशेषताओं वाले देश जो है कुछ संगठन बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यह क्या है, यह राजनीतिक परिवर्तन है, किसका परिणाम, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का परिणाम है। और ऐसे गुट या ऐसे संगठन जो हैं विदेशों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भारत भी ऐसे कई सारे संगठनों का हिस्सा बन गया है। तो इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। हम कहेंगे कि यूएसएसआर जो कि समाजवादी नीतियों पर आधारित देश था, यानी सोवियत संघ जो था वह किसकी नीतियों को मानता था, वह समाजवादी नीतियों को मानता था। तो उसका जैसे ही विघटन होता है
उसका जैसे ही विघटन हम देखते हैं उससे भी भूमंडलीकरण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि सोवियत संघ जो है वह बाजार पर सरकार के नियंत्रण में विश्वास रखता था, क्योंकि वह समाजवादी नीतियों को लागू करता था, समाजवादी नीतियों का पक्षधर था। इस कारण सोवियत संघ जो है बाजार पर नियंत्रण रखता था और उदारीकरण के खिलाफ था। इसके विपरीत जब हम देखते हैं पूंजीवादी देश, वहां पर बाजार अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था की जो प्रचलन अधिक था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उससे उसके कई सारे देश जो हैं टुकड़े के रूप में अलग हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब समाजवादी नीतियों पर चलने वाले देशों में कमी हो जाती है। अब पूंजीवादी नीतियों पर चलने वाले देश जो हैं उनका बोलबाला विश्व में ज़्यादा हो जाता है, जो किसकी बात करते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था या उदार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप भी उदारीकरण बढ़ता है, इसके परिणाम स्वरूप भी भूमंडलीकरण बढ़ता है। यानी कि अब विश्व के बहुत ही ज़्यादा देश ऐसे बन गए हैं जो उदारीकरण को मानने लगे हैं, क्योंकि किसका विघटन हो गया था, यूएसएसआर जो है या सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया था। तो इससे भूमंडलीकरण बढ़ता हुआ दिखता है। इससे एक विशेष आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण बना है, और वह क्या है, अब नव उदारवादी आर्थिक उपाय अपनाए जाने लगे हैं, जिसमें किसकी बात की जाती है, जिसमें मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की जाती है और इसके लिए उपाय भी अपनाए जाते हैं। तो अब सोवियत संघ की जो नीतियां हैं वह कमज़ोर हो चुकी हैं, समाजवादी नीतियां अब कमज़ोर हो चुकी हैं। अब बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था आ चुका है, नव उदारवादी आर्थिक उपाय अपनाए जाने लगे हैं और लोगों में यानी देशों में जो है आपस में आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और बाजार अर्थव्यवस्था हो गई है। यानी कि विदेशों से भी आयात जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब सरकार कम से कम जो है बाजार पर हस्तक्षेप या नियंत्रण रखती है। तो यह किसका परिणाम है, यह सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है कि भूमंडलीकरण और भी तेजी से बढ़ा है। भूमंडलीकरण से एक नया राजनीतिक परिवर्तन यह हुआ है कि अब एक देश दूसरे देश के राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन बनाने लगे हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन की, हम बात कर सकते हैं सार्क की जो कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, और हम बात कर सकते हैं आसियान की। तो यहाँ क्या है, यह सभी संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन है। तो हम बात करेंगे किसकी, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ जिसे ईयू भी कहा जाता है। हम बात कर सकते हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यह सार्क यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसी प्रकार से आसियान भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन है। तो इस प्रकार के जो संगठन हैं हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं किसके परिणाम स्वरूप, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। और इससे क्या बढ़ता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मैत्री को बढ़ावा मिलता है। तो यह भी क्या है, यह भूमंडलीकरण का एक सकारात्मक परिणाम है जो हमें देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। तीसरा राजनीतिक परिवर्तन यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि विश्व में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन बन चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों में हम बात कर सकते हैं IMF की या WTO की। तो WTO क्या है, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार के जो है सरकारी संगठन भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जो भूमंडलीकरण का राजनीतिक परिणाम है। और हम यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की तो हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में रेड क्रॉस की, मेडिसिन सेंस फ्रंटियरीज, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो यह गैर सरकारी संगठन का उदाहरण है। भूमंडलीकरण और संस्कृति।
भूमंडलीकरण से संस्कृति भी बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई दिखती है, यानी कि विभिन्न संस्कृतियां जो हैं आपस में आदान प्रदान भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप कर रही है। अब वह सोच परिवर्तित हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, एकीकरण कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जो है संस्कृति को साझा कर रहे हैं। अब उस विचारधारा में परिवर्तन आ गया है कि जहाँ पर एक कूपमंडूकता की बात थी, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से स्वयं को बहुत ही ज़्यादा अलग रखने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, वह प्रवृत्ति अब परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लोगों में संचार बढ़ रहा है, लोगों में आवागमन बढ़ रहा है, लोगों के संपर्क में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, लेन देन करती है और इस वजह से विभिन्न संस्कृतियों में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है और संस्कृतियाँ जो हैं आपस में लेन देन और साझी संस्कृति जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब किसी भी देश की संस्कृति जो है भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप अछूती नहीं रही है, विभिन्न संस्कृतियों का जो है आदान प्रदान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पिछले दशकों में काफ़ी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण यह डर पैदा हो गया है कि हमारी संस्कृति पीछे ना रह जाए। कई बार ऐसा होता है कि संस्कृतियों के आदान प्रदान की बढ़ने की वजह से कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में ऐसा भी महसूस किया जाता है कि यदि यह आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो इससे हमारी संस्कृति, जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति है, वह जो है कहीं ना कहीं नष्ट ना हो जाए, क्योंकि आदान प्रदान बढ़ गया है तो हमारी स्वयं की संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार का डर भी कई देशों में देखने को मिलता है, लेकिन यह डर जो है सहेजा भी जा सकता है, यानी कि इस डर से भी पार पाया जा सकता है यदि आप अपनी संस्कृति के साथ में विदेशी संस्कृतियों का आदर भी करें, विदेशी संस्कृतियों का सम्मान भी करें और यदि उनमें कोई ऐसी विशेषता पाई जाती है जो कि स्वागत योग्य है और अपनाए जाने लायक है तो उन्हें अपनाया जाना भी चाहिए। तो हम कहेंगे कि काफ़ी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे ऐसा डर उत्पन्न हो जाता है कि हमारी संस्कृति कहीं नष्ट ना हो जाए और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भूमंडलीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप एक नई प्रक्रिया का जन्म होता है, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और यह क्या है, तो यह है सजातीय बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोबल और लोकल को आपस में मिला दिया जाता है, यानी वैश्विक संस्कृति और स्थानीय संस्कृति दोनों को जो है मिला दिया जाता है और उसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया। यानी कि विश्व की संस्कृति को भी खुले हाथ से अपनाया जा रहा है और स्वयं की स्थानीय संस्कृति को भी जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसमें जो यह डर है कि हमारी संस्कृति कहीं पीछे ना रह जाए, वह खुद ही समाप्त हो रहा है। यह माना जाता है कि कुछ समय बाद सब संस्कृतियां एक समान हो जाएंगी। कुछ मानते हैं कि संस्कृति का भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात भूमंडल के साथ स्थानीय मिश्रण हो रहा है। और इसके लिए हम बात कर सकते हैं मैकडॉनल्ड की। तो मैकडॉनल्ड क्या है, एक फूड चेन है और इसके माध्यम से जो है विभिन्न देशों में खाने के रेस्टोरेंट खोले जाते हैं और इसमें जो है खाना बनाया जाता है और बेचा जाता है। लेकिन अब हम यदि भूस्थानीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में मैकडॉनल्ड से हमें यह सीखने को मिलता है कि मैकडॉनल्ड भारत में खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और खुद के मुनाफे के लिए भारतीय खाद्य पदार्थों को भी इसमें बना रहा है। यानी यह रेस्टोरेंट के रूप में भारत में खुलता है और विदेशी रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर खोलने के बाद में यह भारतीय खान पान या भारतीय खाद्य पदार्थों को अपने रेस्टोरेंट में बेचना प्रारंभ कर देता है और इसके माध्यम से भारतीय लोग यहाँ पर उपभोक्ता के रूप में ज़्यादा आने लगते हैं। यानी मैकडॉनल्ड की बनी हुई वस्तुओं को भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदने लगते हैं, क्योंकि इसमें भारत का खाना भी मिलना प्रारंभ हो गया है। तो मैकडॉनल्ड किसका उदाहरण है, मैकडॉनल्ड ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। यानी कि यह स्थानीय संस्कृति को भी जो है महत्व देता है और साथ ही साथ वह वैश्विक खान पान को लेकर के आ जाता है। तो वैश्विक संस्कृति भी हम क्या है, अपना रहे हैं। तो इसमें यह डर समाप्त हो जाता है। मैकडॉनल्ड भी
भारतीयों की परंपरा को ध्यान में रखकर भारत में खान पान की वस्तुएं बना रहा व बेच रहा है। तो हम कहेंगे मैकडॉनल्ड भारतीय खाने को अपने यहाँ पर बेचना प्रारंभ हो गया है, जो भूस्थानीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का ही उदाहरण है। संगीत के क्षेत्र में भी हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें हम इंडी पॉप की बात कर सकते हैं, पॉप संगीत की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ हम फ्यूजन म्यूजिक की बात भी कर सकते हैं। और भांगड़ा, पॉप, इंडिया फ्यूजन म्यूजिक आदि की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो भी ग्लोबलाइजेशन का ही उदाहरण है। इस प्रकार भूमंडलीकरण के कारण स्थानीय परंपराओं के साथ साथ वैश्विक परंपराएं भी पैदा हो रही हैं। लिंग तथा संस्कृति, क्या भूमंडलीकरण का प्रभाव लिंग और संस्कृति पर भी पड़ा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। हम कहेंगे भारतीय महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे कि यदि हम बात करें कि परंपरागत रूप से जो भारतीय महिलाओं की स्थिति थी या उनकी परिवार और समाज में जो भूमिका थी, उसमें परिवर्तन आ रहा है। साथ ही साथ उनके रहन सहन के तरीके, उनके फैशन में भी परिवर्तन आ रहा है। और इसको किस प्रकार से हमारा समाज देख रहा है, तो इसको कुछ समाज के भाग जो हैं वह सकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन समाज के कुछ भाग, जो समाज के कुछ हिस्से जो हैं, कुछ पक्ष जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वह इसे नकारात्मक रूप में भी देखते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। वे नहीं चाहते कि भारत की संस्कृति में इस प्रकार का परिवर्तन आए कि महिलाओं को अधिकार मिल जाए, महिलाओं को स्वतंत्रता मिल जाए, महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार मिल जाए, उनकी जीवन शैली, उनके फैशन और उनके कपड़े पहनने के तरीके में परिवर्तन आए। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रूढ़िवादी हिस्से हैं समाज के, वह इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते और वह विरोध करते हैं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में भी भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आ रहा है। परंपरागत संस्कृति का समर्थन करने वाले जो कुछ व्यक्ति हैं, वह महिलाओं के प्रति भूमंडलीकरण का प्रभाव कैसा मानते हैं? नकारात्मक मानते हैं। यानी कि भूमंडलीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप महिलाओं पर जो भी परिवर्तन आ रहा है वह अच्छा नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं या परंपरागत संस्कृति का समर्थन करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ये परंपरावादी व रूढ़िवादी व्यक्ति फैशन और खुलेपन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी क्या नष्ट हो जाएगी? हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान ही नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार यह किसका विरोध कर रहे हैं? भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि ऐसे रूढ़िवादी लोग या परंपरावादी लोग जो हैं, वह कहते हैं कि भारत में सती प्रथा होती रहनी चाहिए, यानी सती प्रथा का चलन हमेशा बना रहना चाहिए। वह समर्थन करते हैं कि भारत में सती प्रथा के खिलाफ ना तो कानून आने चाहिए, ना कोई सुधार होना चाहिए। और यही लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देने का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी ये महिला शिक्षा का भी विरोध करते हैं। साथ ही साथ ये महिलाओं को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने से भी रोकते हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से आगे नहीं आना चाहिए। परंतु सौभाग्य से भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां हम परंपरा व संस्कृति के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखते हैं। अब भूमंडलीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक नई अवधारणा का जन्म भी हो रहा है, वह है उपभोग की संस्कृति। यानी कि भारत की संस्कृति जो कठिन परिश्रम में विश्वास करती है, जो कर्म में विश्वास करती है, उसके स्थान पर भारत में अब उपभोग की संस्कृति का प्रचलन बढ़ रहा है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है अब कठिन परिश्रम के स्थान पर आराम को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, और आराम की जो वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जा रहा है, उन पर जो है पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि अब उपभोग की तरफ, अब आराम की तरफ भारत की लोगों की रुचि जो है बढ़ रही है। और इसके स्थान पर पहले बिल्कुल ही अलग व्यवस्था थी कि भारत जो है कर्म पर विश्वास करता था, काम करने में विश्वास करता था। भारत के लोग कठिन परिश्रम में अपना योगदान देते थे। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों की मानसिकता में यह परिवर्तन आया है कि अब वे उपभोग की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृति का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन शैली, यानी जीवन जीने का तरीका।
जो वर्तमान में भूमंडलीकरण के कारण क्या हो रहा है, उपभोग या आराम की तरह झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप अब भारतीयों में सांस्कृतिक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कला की, खाद्य की, फैशन की, संगीत की और पर्यटन की। और इन सभी क्षेत्रों में आराम को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि इनकी रचना में या इनकी रुचि में जो है परिवर्तन आ रहा है और अब प्रभाव पड़ रहा है कि अब सभी लोग आराम की जो वस्तुएं हैं खरीदना चाहते हैं। इन सब के उपभोग के बढ़ने से क्या होगा, नगरों में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये सारी जो वस्तुएं हैं कहाँ मिलती हैं, नगरों में ही मिलती हैं। तो हम कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो आराम देती हैं उनके बढ़ने से नगरों के आकारों में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि नगरों में ही सांस्कृतिक उपभोग की वस्तुएं मिलती हैं, सांस्कृतिक उपभोग की वस्तुएं खरीदने को मिल सकती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडारों में ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर ऐसे आराम की वस्तुएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही भारतीय अन्य उपभोक्तावादी जीवन शैली के प्रति भी आकर्षित होते हुए, मतलब कि भारत में उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है वह इस प्रकार से बढ़ गई है कि भारत के लोग जो पहले बचत को प्राथमिकता देते थे, यानी कि कम पैसे में ही अपना जीवन यापन कर लेते थे, वह अब ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पाना चाहते हैं और उसे भी वह खर्च करने में विश्वास करने लगे हैं। और इस खर्च को या फिर खरीदारी को एक शौक के रूप में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। यानी अब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदारी नहीं करते हैं, अब लोग खरीदारी इसलिए करते हैं क्योंकि वह खरीदारी में अपना मनोरंजन देखते हैं या मनोरंजन ढूंढते हैं। तो हम कहेंगे भारतीय अन्य उपभोक्तावादी जीवन शैली के प्रति भी आकर्षित होते हुए सिनेमा घरों, मनोरंजन उद्योगों, जल क्रीड़ा स्थलों में अपना मनोरंजन करते हुए दिख रहे हैं। अब भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया है। अब वह बचत नहीं कर रहे, अब वह खर्च में विश्वास कर रहे हैं। अब पैसे खर्च करना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है और खरीदारी को क्या माना गया है, समय बिताने की एक गतिविधि माना गया है या फिर मनोरंजन का एक तरीका भी माना जा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम कहेंगे फैशन की वस्तुओं व सौंदर्य वस्तुओं के प्रति भारतीयों का जो अति आकर्षण है वह किसका उदाहरण है, उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ हमारा जो झुकाव बढ़ रहा है उसी का उदाहरण है कि हम फैशन की वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। हम ऐसे तड़क भड़क की चीज़ों या कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। हम सौंदर्य की वस्तुओं पर भी बहुत अधिक खर्च करने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए हैं। इससे रोजगार में भी परिवर्तन आया है, इससे संस्कृति में भी परिवर्तन आया है, इससे महिलाओं के प्रति क्या सोच है और महिलाओं की क्या भूमिका बन रही है उसमें भी परिवर्तन आया है। और साथ ही साथ भारतीयों की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, भारतीयों में ऐसी मानसिकता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण जो है वह बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जिसका सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में वैश्वीकरण को समझा था, भूमंडलीकरण को समझा था। मिलते हैं अगले भाग में, प्रश्नोत्तर करते हैं। धन्यवाद।